So our next question is, a gas laser cavity has been designed to operate at wavelength lambda, which is 0.5 micrometer, with cavity length 1 meter, and with this setup frequency is found to be larger than the desired frequency by 100 किलोहर्ट्ज। तो हमसे लेज़र की लेंथ में चेंज करने को बोला गया है टू रीट्यून द लेज़र, मतलब यानी कि हमें कितना लेज़र की लेंथ में चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल मिले। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेरी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी न्यू है लेकिन मेरी जो इस सेटअप के साथ मेरे को जो मेरी फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो न्यू प्लस 100 किलो हर्ट्ज मिल रही है, यानी कि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्ज हो गया इस सेटअप के लिए। अब मेरे को डेल्टा एल निकालना है कि मैं अपनी लेज़र की कैविटी लेंथ को कैसे चेंज करूं ताकि मेरे को न्यू प्लस 100 की बजाय सिर्फ न्यू मिले, मतलब न्यू इतनी फ्रीक्वेंसी मेरे को मिले, अभी मेरे को इतनी मिल रही है। तो देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेज़र किसके इक्वल होता है, एम सी अपॉन 2 इंटू कैविटी लेंथ। अब देखो डेल्टा न्यू क्या हो गया, माइनस एम सी अपॉन 2 L² इंटू डेल्टा एल। मेरे को डेल्टा एल निकालना है लेकिन मेरे को ना तो एम पता है, तो यहाँ से फिर से एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू क्या हो गई, 2L न्यू अपॉन सी। अब इस वैल्यू, जो ये वैल्यू मैंने एम की निकाली, इसको यहाँ पुट करते हैं तो मेरा डेल्टा न्यू क्या आ जाएगा, माइनस एम की वैल्यू 2L न्यू अपॉन सी इंटू सी अपॉन 2L² इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, न्यू अपॉन एल और डेल्टा एल, ये हो गया डेल्टा न्यू। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डेल्टा एल चाहिए। सो डेल्टा न्यू इज माइनस न्यू अपॉन एल डेल्टा एल। अब c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो न्यू क्या हो गया, c अपॉन लैम्डा। इसकी भी वैल्यू इधर ही पुट कर लेते हैं, माइनस c अपॉन लैम्डा एल डेल्टा एल डेल्टा न्यू। अब यहाँ से निकाल लो l की वैल्यू, मतलब ये डेल्टा एल की वैल्यू। सो डेल्टा एल कितना हो गया, माइनस लैम्डा एल डेल्टा न्यू अपॉन सी। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे को पता है 0.5 माइक्रोमीटर, क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एल डेल्टा न्यू अपॉन सी। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है मेरे को, तो माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर था। ठीक है, अब L लेंथ कितना है 1 मीटर, तो इंटू 1 मीटर, डेल्टा न्यू था 100 हर्ट्ज और नीचे C, सो 3 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करके, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो लेंथ, इफेक्टिव चेंज इन लेंथ हमारा आएगा -0.167 इंटू 10⁻12 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल for ground state of aluminium is 2p1/2. now it is placed under strong magnetic field. अब इसके लेवल्स कैसे स्प्लिट होंगे, ग्राउंड स्टेट हमें गिवन है 2p1/2। अब हमें ग्राउंड स्टेट का ही स्प्लिटिंग देखना है जब हम इस एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली जीमन इफेक्ट का ही है, लेकिन जीमन इफेक्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमारी स्प्लिटिंग होती है, जैसे कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एनामोलस जीमन और पास्चन-बैक इफेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन्ड है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है, तो ये पास्चन-बैक इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन भी गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो, when LS कपलिंग इज नेग्लेक्टेड, यानी कि हमारा जो J होता है L+S, एनामोलस जीमन इफेक्ट में क्या होता है, एनामोलस जीमन इफेक्ट में बेसिकली J वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजन करता है,
मतलब LS की कपलिंग होती है एनामोलस जीवन इफेक्ट में, जो कि होती है इंटरमीडिएट मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज करते जाते हैं तो जो L और S के बीच की कपलिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब L और S मिलके J बनाते हैं और J फिर प्रीसीज करता है B के अबाउट, ये होता है एनामोलस जीवन इफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी LS की कपलिंग ब्रेक हो जाती है और L और S इंडिविजुअली B के अबाउट प्रिसीजन करते हैं। सपोज ये हो गया मेरा L, ये हो गया S, ये हो गया मेरा B। तो यहाँ पे क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो तब मेरा उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फास्ट एंड बैक इफेक्ट। सो यहाँ पे LS कपलिंग नहीं होती, L और S इंडिविजुअली B के अबाउट प्रिसीजन करते हैं। तो वहाँ पे जो एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है वो बेसिकली किस टर्म पे डिपेंड करता है, ml प्लस 2ms वैल्यू पे, एनर्जी डिफरेंस और लेवल स्प्लिटिंग। अब मेरे को बेसिकली बस ये दो वैल्यूज चाहिए ml और ms की। मेरे को ग्राउंड स्टेट क्या पता है, ग्राउंड स्टेट गिवन है 2p 1/2। तो यहाँ से L की वैल्यू हो गई 1 और 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि मेरी S की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से S की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखो ml अगर L1 है तो ml की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 1, और S अगर हाफ है तो ms की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ±½ तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, सबसे पहले ml की वैल्यू 1 और 2 × 1/2, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के, यानी कि जो मेरे लेवल स्प्लिट होंगे वो ये वैल्यू 2 आ गई। अब हमें देखना है कि कितने लेवल्स में हमारी ग्राउंड स्टेट स्प्लिट होगी, तो ये हायर वैल्यू है। अब ऐसे ही आप इन पांचों वैल्यूज़ के लिए ml प्लस 2ms की वैल्यू निकालोगे तो आपको 5 लेवल्स मिल जाएंगे, हर वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी इस टर्म की। और उसको अगर अलग अलग ना भी पुट करो तो सीधा जो भी हायर वैल्यू निकली उसी को अल्टरनेट सीरीज में लगा दो, बस 1 1 का डिफरेंस लेके विद पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन। तो ये मेरे लेवल्स होंगे जिनमें मेरी ग्राउंड स्टेट स्प्लिट होगी, यानी कि 2 0 1 2 1 0 -1 -2। अब यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरी जो ग्राउंड स्टेट है वो पहले सिर्फ एक लेवल था, लेकिन जब मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो वो मेरा अब 5 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। तो आंसर तो आ गया 5 लेवल्स। अब यहाँ पे इतना सारा ना करके सीधा सीधा एक फॉर्मूला भी है जो कि है नंबर ऑफ लेवल्स इज इक्वल टू 2s + 1 इंटू 2j 2l + 1, क्योंकि J तो आएगा भी नहीं कहीं से, क्योंकि LS कपलिंग तो ब्रेक हो गई। अगर LS कपलिंग ही नहीं है तो J तो आएगा ही नहीं। तो S की वैल्यू हमें पता है 1/2 + 1 और 2 × L की वैल्यू हमारे पास है 1। यहाँ से आ गया 6 लेवल। अब यहाँ से आ रहे हैं 6 लेवल, यहाँ से आ रहे हैं 5 लेवल। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वैल्यू जो 0 लेवल है ना, जिसकी एनर्जी 0 है, वैसे 2 लेवल है, यानी कि ये 0 वाला जो लेवल है वो डबली डिजेनरेट है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के आप प्रॉपर मेथड ही यूज करना, क्योंकि ऑप्शन में 6 लेवल भी गिवन था। अगर किसी को पता नहीं होगा कि जो हमारा 0th लेवल है वो डबली डिजेनरेट है तो वो ऑप्शन डी को लगा के आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। So our next question is, a double slit interference experiment uses a laser emitting light of two adjacent frequencies nu1 and nu2 and the minimum path difference between interfering beams for which interference pattern disappears। यानी कि हमें एक डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट दे रखा है जो कि एक लेज़र यूज़ करता है और वो लेज़र 2 फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रही है और हमसे पूछा है कि मिनिमम पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग बीम्स फॉर विच
इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर्स, यानी कि हमें कंडीशन ऑफ मिनिमा पूछी है। सो इन इंटरफेरेंस पैटर्न disappears for d sin theta is equal to n plus 1/2 lambda, यानी कि जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो डिसअपियर हो जाता है इस कंडीशन पे। अब ये कंडीशन क्या है, जब पाथ डिफरेंस हमारा d sin थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, तो तब मेरे को कंडीशन ऑफ मिनिमा और डार्कनेस, मतलब जब ये कंडीशन मेट होती है, यानी कि अगर कोई दो लाइट है और अगर वो ऐसे इंटरफेयर कर रही है कि उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो हाफ मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो हमें वहाँ पे डार्कनेस मिलती है। अब हमें यहाँ पे लेज़र गिवन है, तो लेज़र की जो बैंडविड्थ होती है, लेज़र बैंडविड्थ वो क्या होगी, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखो हमें पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए, λ/2 फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ऐसे लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, मतलब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो जाएंगी 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा एंड सो ऑन। तो हम सबसे छोटी वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया λ/2। अब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमें, तो अब इस टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर चाहिए दो फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में। सो यहाँ से डेल्टा न्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सो अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ताकि हमारा आंसर कुछ ना कुछ न्यू2 माइनस न्यू1 या न्यू2 प्लस न्यू1 की फॉर्म में आ जाए। सो यहाँ से इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी अपॉन डेल्टा न्यू इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा। अब ये डेल्टा लैम्डा क्या है, किसी भी दो वेव्स के बीच का डिफरेंस, तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और सपोज लैम्डा स्क्वायर अपॉन λ2 माइनस λ1, इसको ले लिया λ1 λ2, मतलब डेल्टा लैम्डा को ये लिख सकते हैं ना कि दो वेव्स के बीच का, अगर दो वेव्स की वेवलेंथ मेरे को λ1 और λ2 गिवन है, तो डेल्टा लैम्डा कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो हमारे पास आ गया सी अपॉन डेल्टा न्यू इज λ1 λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1। अब इस पूरे फैक्टर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2, ये आएगा 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। अब इसको ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो c अपॉन λ1 माइनस c अपॉन λ2। अब हमें पता है कि c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू हो गया मेरा c अपॉन लैम्डा। अब बस इसमें पुट कर दो, तो c अपॉन डेल्टा न्यू मेरा आ गया c अपॉन न्यू1 माइनस न्यू2। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो कंडीशन ऑफ मिनिमा थी वो क्या था, कि जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 होना चाहिए। अब c अपॉन न्यू अगर यहाँ से देखूँ, तो c अपॉन न्यू क्या होगा, लैम्डा, तो यानी कि जो ये टर्म मेरी निकल के आई है ये कहीं ना कहीं लैम्डा ही है। तो मेरा कंडीशन ऑफ मिनिमा मेरे को बता रहा है कि λ/2 होना चाहिए, जो भी मतलब पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, c अपॉन 2 डेल्टा न्यू विच इज इक्वल टू c अपॉन 2 न्यू1 माइनस न्यू2। अब क्योंकि न्यू1 लेस देन न्यू2 था, तो यहाँ पे हमें λ2 माइनस λ1 की जगह λ1 माइनस λ2 लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये भी 1। सो यहाँ पे हमारा अल्टीमेटली न्यू2 माइनस न्यू1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर चेंजेस इन ट्रांजिशन फ्रॉम 3D6 टू 3D4 स्टेट। अब हमें देखना है कि अगर हमारी ट्रांजिशन 3D6 से 3D4 में हो रही है, यानी कि जो हमारा क्रोमियम है वो आयनाइज हो रहा है, सो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा। सो हमारी फर्स्ट स्टेट है D3D6, यानी कि D सब शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है 6। सो D सब शेल बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमें 6 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें L की वैल्यू चाहिए और S की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे ml होता है +2 1 0 -1 -2, तो L की वैल्यू हो गई सिग्मा ml, और वो कितना हो गया 2 + 1 -1 -2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 +1 -1 कैंसिल और 4 - 2 इज 2, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 2। अब S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो एक इलेक्ट्रॉन मेरा अप स्टेट में है और एक स्पिन डाउन स्टेट में, तो 4 स्पिन अप मेरी S की वैल्यू होती है +½ और स्पिन डाउन के लिए S की वैल्यू हो गई -½ तो इस सब शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन तो कैंसिल हो गया, एक का +½ है और एक का -½ है। अब हमें बाकी 4 की वजह से स्पिन मिलेगा, तो 4 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा L और S दोनों 2 आ गया। 4 L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 2। अब हमें चाहिए J की वैल्यू, क्योंकि हमें चेंज J की वैल्यू में ही देखना है। तो J की कैसे वैल्यू निकालेंगे? L + S टू L - S, ये हो जाएगा 4 3 2 1 0। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट कैसे करें इन चारों वैल्यूज़ में से? तो अब देखो ये जो हमारा सब शेल है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, तो यानी कि हमें हुंड रूल लगाना पड़ेगा। वो क्या कहता है? 4 मोर देन हाफ फिल्ड highest value of J will correspond to lowest energy। यानी कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट, अगर मैं इस टर्म की अगर ग्राउंड स्टेट निकालूं तो इसमें से कौन सी J की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल होगी? हुंड रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मोर देन हाफ फील्ड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J इज हैविंग लोएस्ट एनर्जी। यहाँ से हमारा क्या आ गया? J इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं 3D4 स्टेट के लिए। फोर स्टेट, अब इसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये मेरे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए D सब शेल में। सो +2 +1 0 -1 और -2। अब यहाँ से वही फिर से सिग्मा ml करके हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कितनी होगी? 2 +1 -1 और -2 -1 0, तो ये -2 नहीं आएगा, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई मेरी 2। अब S की वैल्यू निकालने के लिए 4 × 1/2, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स मेरे अलग अलग लेवल में हैं, तो यहाँ से S की भी वैल्यू आ गई 2। अब J की वैल्यू L + S टू L - S, वो कितना हो गया? 4 3 2 1 और 0। अब देखो ये वाली स्टेट क्या है? लेस देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे हुंड रूल लगेगा फिर से। अब लेस देन हाफ फील्ड के लिए
लोएस्ट जे वैल्यू हैव लोएस्ट एनर्जी। मोर देन हाफ फील्ड के लिए तो हाईएस्ट जे वैल्यू चूज करते हैं हम, और लेस देन हाफ फील्ड के लिए लोएस्ट वैल्यू चूज करते हैं। तो इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी हो गई? 0। सो 3D 4 के लिए जे हो गया 0, 3D 6 के लिए जे हो गया 4। अब देखो 3D 6 से 3D 4 जाने में क्या हो रहा है? जे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय फैक्टर ऑफ 4। सो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी।